आज से करीब 100-150 वर्ष पहले, जब सड़कें वाहन वगैरह नहीं हुआ करते थे, हिमालय के गल, बांक, हिमानी या ग्लेशियर्स तक पहुंचना बड़ी कठिनाई का कार्य था। उस ज़माने में जब अंग्रेज़ भारत के कोने कोने को 3 गुना लगान के लिए नक्शों पर उतार रहे थे, तो एक ग्लेशियर उनकी दृष्टि में ख़ास तरीके से आया। ये कुमाऊं में था, अंग्रेज़ों के सीधे प्रशासन में। यहाँ पहुँचना इस इलाके के बाकी गलों के विपरीत सरल था और दृश्य अलौकिक। ये ग्लेशियर था पिंडारी। आसान पहुँच और स्वर्ग जैसे दृश्यों की वजह से पिंडारी ग्लेशियर को बड़ी प्रसिद्धि मिली और इस प्रसिद्धि ने कई यात्रियों को अपनी ओर खींचा, जिन्होंने कई वृत्तांत लिखे। और इन्हीं वृत्तांतों की कतार में आज मैं भी अपना एक योगदान देना चाहता हूँ। बस जरिया कागज़ कलम ना होकर कैमरा और माइक है। आइए मेरे साथ इस लेजेंडरी ट्रैक पर विशाल शिखरों के बीच स्वागत है आपका पिंडारी में। पिंडारी का सफ़र एक ज़माने में सबसे प्रसिद्ध हिमालयी यात्राओं में से एक था, खासकर अंग्रेज़ों के लिए जिन्हें धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं था और बद्री और केदार जैसे क्षेत्र बहुत दूर थे। फिर अंग्रेज़ चले गए और जगह जगह सड़कें पहुंचने लगी। चीन से जंग हुई। पिंडारी ना तो धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण था, ना ही ये सीमा के करीब है। धीरे धीरे और यात्राएं प्रसिद्ध होने लगी, ट्रैकिंग कंपनीज उभरने लगी और छोटे या ज़ीरो ट्रैक्स पसंद करने वाला लोकल टूरिज्म एक बाढ़ की तरह पहाड़ों को चढ़ने लगा। इस बीच में पिंडारी की पहचान थोड़ी सी छुपने लगी। पिंडारी का नाम उत्तराखंड के बाहर केवल ट्रैकिंग के शौकीनों के बीच और जीके की किताबों में ही मिलता है, जो कि शायद अच्छी बात हो। इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र आगे होता रहेगा। हम यात्रा की शुरुआत करते हैं। बात है मई 2024 की। मैं नैनीताल में था और मेरे ऑनलाइन करियर में मेरे करीबी 2 लोगों की कोइंसिडेंटली एक ही वक्त पर आई एक जैसी एडवाइस पर मैं काम कर रहा था। वो एडवाइस थी क्लाइमेट चेंज पर काम करने की। शाउट आउट एंड थैंक्स टू क्लाइमेट ट्रेंड्स, मेरी योजना बनी मेरे सबसे नज़दीकी ग्लेशियर की यात्रा। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना ही क्लाइमेट चेंज वाली थी। तो यात्रा की प्लानिंग शुरू हुई। अंग्रेज़ों के ज़माने में पिंडारी की यात्रा बड़ी लंबी थी। ज़्यादातर यात्रा वृत्तांत शुरू होते हैं काठगोदाम से, जहां 1884 में रेल आ चुकी थी। यहाँ से यात्री फिर रामगढ़, प्यूड़ा, अल्मोड़ा, ताकुला, बागेश्वर और फिर कपकोट होते हुए लोहार खेत तक आते थे। समय के साथ कपकोट और फिर लोहार खेत तक सड़क हो गई और ये ट्रैक 200 किलोमीटर से घटकर कुछ 40 किलोमीटर का रह गया, जिसमें लोहार खेत से आगे धाकुड़ी और फिर खाती गांव आते हैं। मैं अभी खाती गांव में हूँ, मेरी पिंडारी की यात्रा के कुछ 7 या 8 महीने बाद। खाती गांव इस यात्रा का आखिरी गांव है और इसके ऊपर कोई बसावट नहीं है। अब यहाँ तक सड़क है, इसीलिए ज़्यादातर यात्री यहीं से अपनी ट्रैकिंग की शुरुआत करना पसंद करते हैं। खाती के बाद पिंडारी का ट्रैक आमतौर पर 3 दिन लेता है। पहला दिन द्वाली, दूसरा दिन फुरकिया तक पहुंचाता है, तीसरे दिन पिंडारी के 0 पॉइंट तक जाकर आप वापस फुरकिया आ जाते हैं और चौथे दिन द्वाली या वापस खाती। मई के आखिर में मेरे पास किसी वजह से समय की कमी थी, कारण मुझे अब याद नहीं, पर इस टाइट शेड्यूल ने मेरी यात्रा से 1 दिन कम कर दिया था। मेरे साथ इस सफ़र में 2 साथी होने वाले थे। दिल्ली से रवि मरतोलिया चलने को तैयार थे, पता नहीं किस कारण से, कुछ जियोथर्मल जिसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। खाती गांव से एक गाइड को भी मैंने साथ ले जाना ठीक समझा। सर, मेरा नाम ध्यान सिंह ठाकुर है, मैं खाती से बिलोंग करता हूँ। जो दूसरे साथी बने। कुछ इमरजेंसी आइटम्स और अपने कैमरा गियर के अलावा मेरे बैग में केवल कपड़े थे। मेरे गाइड के कहने पर बागेश्वर से मैंने बाल मिठाई का एक डब्बा ज़रूर रख लिया था, जो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित होने वाली थी। फिर शुरू हुई यात्रा। 23 मई को रवि मरतोलिया दिल्ली से बागेश्वर आए और उसी दिन करीब 1 बजे हम दोनों एक शेयर टैक्सी से कपकोट को निकल गए, जहां खाती गांव से आई हुई एक दूसरी टैक्सी ने हमें आगे के 2 घंटे का सफ़र करवाया। अब आप में से कई लोग इस सड़क पर नहीं आए होंगे, तो आपको मैं इससे थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूँ। कपकोट की गर्म घाटी से होते हुए आप कर्मी घाटी में आते हैं, जो आपको धीरे धीरे ऊपर चढ़ाते हुए विनायक धार तक लेकर आती है, 2600 मीटर की ऊंचाई तक। विनायक पार करते ही आप पिंडर नदी की घाटी में आ जाते हैं
और सामने दिखता है हिमालय श्रृंखला का गजब का दृश्य। आपके अगले कुछ दिन इन्हीं के बीच बीतने वाले हैं। विनायक से सड़क फिर नीचे उतरना शुरू होती है और आप पहुंचते हैं खाती। पूरा क्षेत्र बड़ा सुंदर है पर सड़क बड़ी खराब। 23 मई 2024 की शाम 5 बजे हम खाती पहुंचे। तब सड़क एक पुल के निर्माणाधीन होने की वजह से खाती से 1.5-2 किलोमीटर पहले एक दूसरे गांव दऊ तक ही थी। गाड़ी से उतरते ही 2 लोग पिंडारी के ट्रैक के रजिस्ट्रेशन के लिए 100 रुपये पर हेड मांगने लगे। पर क्योंकि मैंने वास्तविकता में किसी को भी कुछ नोट करते हुए या लिखते हुए नहीं देखा, तो शायद वो रुपए उनकी जेब के या किसी दारू के ठेके के हवाले हो गए होंगे। दऊ में ही हमें हमारे गाइड ध्यान सिंह मिले। खाती यहाँ से उस समय बड़ा खूबसूरत दिख रहा था। बारिश के बाद कोहरा पूरा छटा नहीं था और जैसा कि बारिश के बाद अक्सर होता है, सब कुछ चमक उठा था। ध्यान सिंह गाइड होने के साथ साथ ही खाती में होम स्टे भी चलाते हैं। आजकल मैंने 2020 में मैंने अपना होम स्टे खोल रखा खाती में। तो नाम है मेरा होम स्टे का नंदा कोट होम स्टे। अगेन नॉट स्पॉन्सर्ड। खाती गांव बड़ा खूबसूरत है। ये गांव एक लगभग समतल धार पर है और बड़े लंबे समय तक सड़क ना होने की वजह से अब भी काफ़ी हद तक उसी स्वरूप में है जैसा अंग्रेज़ों ने देखा होगा। अब ज़रूर पत्थर ईंटों से हारने लगा है और पाथर रंग बिरंगी टिन की चादर से, पर गांव की गलियां अब भी वो पहचान रखती हैं जो दक्षिण की ओर कई कुमाऊनी गांव खो चुके हैं। ये वीडियो आपको गांव के बारे में बेहतर बता पाएगी। हम यात्रा की ओर लौटते हैं। खाती से मैं, रवि और ध्यान सिंह 24 तारीख की सुबह 7 बजे ट्रैक की शुरुआत करते हैं। आज का टारगेट द्वाली। खाती से द्वाली का ये सफ़र 14-15 किलोमीटर लंबा ज़रूर है, पर ऊंचाई में आप केवल 500 मीटर ही ऊपर जाने वाले हैं। पूरा सफ़र बिल्कुल घने जंगल से गुजरता है, एक बड़े सुंदर और वेल मेंटेन्ड रास्ते के ऊपर। खाती से करीब 2 किलोमीटर तक थोड़ी सी चढ़ाई के बाद आप नीचे को उतरते जाते हैं, जहां आप इस सफ़र में पहली बार पिंडर नदी को पार करते हैं, इस ऐतिहासिक सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर से। बांज, अयार, रिंगाल आदि के घने मिश्रित जंगलों से होते हुए 3-4 किलोमीटर आगे एक और आयरन ब्रिज आपको एक गधेरे को पार करवाता है, जिसके उस पार एक विश्राम गृह और ढाबा है। इसे खाती गांव के ही एक बुजुर्ग चलाते हैं और यहाँ हमने 3 काम किए: आधा घंटा विश्राम, एक कप चाय का सेवन और वॉकिंग स्टिक्स का निर्माण। रिंगाल या जंगली पहाड़ी बांस यहाँ बहुत पाया जाता है और स्थानीय लोग रिंगाल से कई चीज़ें बनाते हैं। गाइड साहब तो घर से अपनी हाईटेक छड़ी लेकर आए थे, तो हमने इस पहाड़ी ट्राइड एंड टेस्टेड मटेरियल का ही काम चलाऊ इस्तेमाल करना बेहतर समझा। ढाबे से आगे का रास्ता भी पीछे जैसा ही है। कुछ जगह आपको और रेस्ट स्टॉप्स, झरने आदि दिखते रहेंगे, पर जंगल हमेशा आपका साथ ही रहेगा। साथ ही पिंडर नदी भी पूरे सफ़र में आपके दाईं ओर नीचे घाटी में गरजती रहेगी। मैं अपने 2 साथियों से इस बीच थोड़ा आगे निकल चुका था और इस एकांत में मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स करने की कई कोशिशें की। मैं अभी खाती गांव से कुछ 7-8-9 किलो पिंडारी ग्लेशियर पिंडर नदी का स्रोत भी है, जो पिंडारी ग्लेशियर पिंडर नदी का भी स्रोत है, जिसको आप मेरे पीछे सुन सकते हैं। पिंडर नदी आगे चलकर कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है और अलकनंदा देवप्रयाग में चलकर भागीरथी से। और देखते ही देखते वन समाप्त हो गया। द्वाली 1 से 1.5 किलोमीटर दूर रह गया था और आगे दिख रहा था, पर कुछ पुराने रास्ते टूटने की वजह से अब हम नीचे नदी के प्रवाह क्षेत्र पर आ चुके थे, जिसे बगड़ या रेवाड़ कहा जाता है। द्वाली तक पहुंचने के लिए पहले पिंडर और फिर कफनी नदी दोनों को इन अस्थायी पुलों से पार करना पड़ता है। द्वाली इन्हीं 2 नदियों के संगम पर है, एक छोटे से आउटक्रॉप पर जो धीरे धीरे नदियाँ और बारिश बहाती जा रही हैं। यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने की एक इमारत है जो सरकारी रेस्ट हाउस का काम करती है। 1-2 और विश्रामालय, ग्रामवासियों के निजी गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट्स भी यहाँ हैं। 4-5 घंटे की पैदल यात्रा के बाद यहाँ पर सादा दाल चावल भी राजभोग के समान लगता है। कई लोग द्वाली में ही रात गुजारकर अगले दिन आगे बढ़ते हैं। हमारे पास समय की वो लग्जरी नहीं थी, शायद एग्ज़ाम थे, तो द्वाली में खाना खाकर और 1 घंटा रुककर हम आगे बढ़ गए। द्वाली से फुरकिया है तो केवल 6 किलोमीटर, पर ऊंचाई में आप उतना ही ऊंचा जाने वाले हैं जितना खाती से द्वाली था।
द्वाली से ऊपर चढ़ते हुए दृश्य अब बदलने लगते हैं। हरे भरे मिश्रित वन धीरे धीरे बुरांश, भोज आदि के वृक्षों को स्थान देने लगते हैं और वो बदले में घास के मैदानों को। ये 6 किलोमीटर का ट्रैक एक ट्रांजिशन जोन है और बंद घाटियां धीरे धीरे खुलने लगती हैं। मई के अंत में यात्रा करना मेरे लिए एक अच्छा निर्णय साबित हुआ, क्योंकि जल्द ही हम खूबसूरत गुलाबी बुरांश के जंगलों के बीच से गुजर रहे थे। रोडोडेंड्रोन की ये प्रजातियां कैम्पैन्युलेटम कही जाती हैं और इसके ज़्यादा प्रसिद्ध रिश्तेदार आर्बोरियम के मुकाबले इसमें मिठास कम होती है। साथ ही साल के इस समय तक बर्फ पूरी तरह नहीं पिघली थी और नदी गधेरों के ऊपर आइस ब्रिजेस बरकरार थे। लगभग आधे रास्ते पर ज्वार पानी नाम का एक खुला मैदान आता है, जो फुर्किया तक की ऊंचाई का सबसे ऊंचा ग्रेड है। इससे थोड़ा सा पहले नदी के उस पार सामने की तरफ एक झरना सैकड़ों मीटर की ऊंचाई से गिरता है। यहाँ पहुँचने तक मौसम थोड़ा सा खराब हो चुका था और इस झरने का शीर्ष बादलों से ढक चुका था। ऐसा लग रहा था मानो सीधा स्वर्ग से पानी धरती पर गिर रहा है। ज्वार पानी पर थोड़ा सा आराम करने के लिए हम बैठे तो हमारे ऊपर एक तरफ तो भेड़ों का एक दल घास चर रहा था, जो हरी घास के मुंह में केवल 5-6 मीटर ऊपर उड़ते ड्रोन को एक झलक देखने तक का कष्ट नहीं उठाना चाहते थे। वहीं नदी के दूसरी ओर हिमालयन थार, तहर, ताड़ नाम के जानवरों का एक दल एक झरने के आसपास सुस्ता रहा था। अंग्रेज़ों के ज़माने में नेचुरल कंजर्वेशन जैसी चीज़ नहीं हुआ करती थी और कई वृत्तांतों में वो खुद को बहादुर बताते हुए इनके शिकार की कहानियाँ लिखते हैं। अब ये IUCN की नियर थ्रेटेंड की श्रेणी में आते हैं। भेड़ों के विपरीत इस बार कम से कम 1-2 सदस्य तो कुछ जिज्ञासा से ड्रोन को देख ही रहे थे। थोड़ा सा सुस्ताने के बाद हम आगे फुर्किया की ओर निकल गए। मौसम पूरा बंद हो चुका था और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ पेड़ों की संख्या और लंबाई दोनों गिरती जा रही थी। हमारी उपस्थिति को नज़रअंदाज करती कुछ और भेड़ों के पास से गुजरकर हम शाम के 4 बजे फुर्किया कैंप साइट पहुँच गए। फुर्किया करीब 3250 मीटर की ऊंचाई पर है। पिंडर के बाईं ओर एक गधेरे से थोड़ा पहले, जो अब भी बर्फ़ की जकड़ से छूटा नहीं था। द्वाली की तरह ही यहाँ भी लोनीवी और पर्यटन विभाग के गेस्ट हाउसेस हैं, कुछ तो अंग्रेज़ों के ज़माने से। हमारे पहुँचने तक थोड़ी सी बूंदाबांदी होने लगी थी। हालांकि 6 बजे के करीब स्थितियाँ बदलने लगी और देखते ही देखते नंदा घाट का पूरा दक्षिणी मुख हमारे सामने था। अगली सुबह 5 बजे मैं उठा और 6 बजे हमारा दल नाश्ते के बाद पिंडारी को रवाना हो गया। ठंड ने एक लेयर और बढ़ा दी थी, पर मौसम पूरा साफ था। जो शिखर कल बादलों के पीछे लुका छिपी खेल रहे थे, आज उनसे आंखें नहीं हट रही थी। फुर्किया का आइस ब्रिज पार करते ही जंगली पालक का एक बुग्याल आता है, जहां नंदा घाट के साथ साथ बाईं ओर से पंवाली द्वार भी दिखने लगता है। ये दोनों सारा रास्ता आपके साथ बने रहेंगे, बुरांश के झुरमुटों के बीच से होते हुए, कुछ अवार्ड विनिंग पोएट्री का आनंद लेते हुए, कई और आइस ब्रिजेस को पार करते हुए, कभी पगडंडियों तो कभी पत्थरों से पटे ट्रेल्स पर हम आगे बढ़ते रहे। आज की यात्रा भी 6 किलोमीटर की ही है और ऊंचाई भी केवल 500 मीटर से ही ऊपर जाने वाली है। पर अब जंगल कहीं नहीं, बस बुरांश की झाड़ियों के दल, कुछ भोज वृक्ष, प्रिमरोज जैसी कुछ हाई एल्टीट्यूड स्पीसीज ही घास के मैदानों की समानता को जगह जगह तोड़ते हैं। करीब 50-60 मीटर नीचे बहती पिंडर और उसमें गिरते झरने पूरी घाटी में गरजते हैं और जैसे जैसे पिंडारी ग्लेशियर करीब आता है, ये आवाज़ कम होती जाती है। एक जगह तो नदी के पार झरनों का पूरा समूह ही है, जो चट्टानों के कई स्तरों से नीचे गिरते हैं। करीब यहीं कहीं से ही पिंडारी ग्लेशियर का ऊपरी हिस्सा बुरांश के फूलों के ऊपर दिखने लगता है, जो अभी तक दाईं ओर एक चट्टान से छुपा हुआ था। हम थोड़ा सा आराम कर और पानी भरकर देखते ही देखते 8:50 के आसपास पिंडारी के इस भव्य एम्पी थिएटर में प्रवेश कर गए। सबसे पहले आती है घास की एक सुंदर ढलान, जिसे मर्तोली कहते हैं। मर्तोली के घास के मैदान से पिंडारी ग्लेशियर का लगभग पूरा आइसफॉल दिखता है। यहाँ 1-2 शेफर्ड हट्स हैं, जिनमें रात को रुका जा सकता है। यहीं पर एक बाबा की कुटिया और नंदा देवी को समर्पित मंदिर है। बाबा गर्मियों के समय आमतौर पर पिंडारी में ही रहते हैं और वैसे तो स्वामी धर्मानंद उनका नाम है, पर सब उन्हें पिंडारी बाबा के नाम से जानते हैं।
रवि और ध्यान सिंह तो मंदिर में ही रुक गए, पर मैं मौसम बिगड़ने के डर से 1-2 किलोमीटर आगे जीरो पॉइंट की ओर तुरंत निकल गया। जीरो पॉइंट करीब 3800 मीटर की ऊंचाई पर है, पिंडारी ग्लेशियर की एक लेटरल मोरेन रिज पर। यहाँ तक जाने का अगर कोई फॉर्मल रास्ता है तो वो मुझे मिला नहीं, पर घास के खुले मैदान कोई बहुत बड़ा नेविगेशनल चैलेंज नहीं होते। जल्द ही लेटरल रिज पर एक रास्ता मिल गया जो तिरछा ऊपर को चढ़ता गया और हम पहुंच गए जीरो पॉइंट। किसी ग्लेशियर के इतना करीब मैं कभी नहीं गया था और उस समय पूरे 1-2 मिनट तक बस मैं सामने देखता रहा, बर्फ़ की उस नदी को, उन खाइयों को जो ये नदी काट चुकी थी, उसके अगल बगल उन विशाल शिखरों को जिन्हें मैं बचपन से दूर से देखता आया हूँ। अंग्रेज़ों को कभी इस जीरो पॉइंट से पूरा ग्लेशियर बहता सा दिखता होगा, पर अब तो ये ग्लेशियर इतना पीछे हट चुका है कि इसका स्नाउट भी जीरो पॉइंट से नहीं दिखता और नीचे बस खाली घाटियाँ रह गई हैं। पुरानी तस्वीरों में दिखता है कि ये चट्टान कभी ग्लेशियर के बीच में थी। ग्लेशियर का टर्मिनस या स्नाउट देखने के लिए आपको अब या तो पिंडर के पार के मैदान में जाना होगा या फिर नदी के साथ साथ ऊपर को ट्रैक करना पड़ेगा। मेरे पास हालांकि एक उड़ने वाला कैमरा है जो तब से ऐसी यात्राओं पर जा चुका है जिनकी कहानियाँ मैं आपको किसी और दिन सुनाऊंगा। खैर, करीब एक ही 20-25 मिनट की उड़ान में जितना हो सके उतने डेटा कलेक्शन और कंटेंट क्रिएशन के शॉट्स मैंने ले लिए। पिंडारी ग्लेशियर का एपेक्स ट्रेल्स पास के नाम से जाना जाता है और यहाँ से आप जोहार की घाटी में मरतोली गांव उतर सकते हैं। ग्लेशियर के बाईं ओर या पश्चिम में नंदा खाट, पावाली द्वार और नंदा देवी ईस्ट जैसे शिखर हैं जो नंदा देवी की बैरियर रिंग का हिस्सा हैं। वहीं पूर्व में छांगुच और नंदा कोट हैं जो जीरो पॉइंट के आसपास से इतना करीब दिखते हैं कि लगता ही नहीं ये यहाँ से भी 3 किलोमीटर और ऊंचे खड़े हैं। जीरो पॉइंट पर छोटा सा फोटोग्राफी सेशन समाप्त कर हम वापस नीचे की ओर बाबा के मठ की ओर बढ़ गए, जहाँ ध्यान सिंह की पहले से बाबा से पहचान काम आई या बागेश्वर से लिया हुआ वो मिठाई का डब्बा। पर पिंडारी बाबा अपने और हमारे दल के लिए खाना बना रहे थे। लंच वहीं होने से हमें उतरने की कोई जल्दी नहीं थी, पर 2 बजे के आसपास मौसम बिगड़ता देख हम सभी बाबा को भोजन के लिए धन्यवाद देकर फुरकिया स्किप कर सीधा द्वाली को उतरने लगे। रास्ते में कुछ बताने लायक ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, पर बादलों के बीच गुलाबी बुरांश और खिला हुआ नजर आ रहा था। तभी मेरे साथियों को उनकी झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखा। एक चिड़िया जो मेरे तस्वीर खींचने से पहले ही उड़ गई और बीच हवा में मुझे ये तस्वीर मिली। ये है मोनाल, उत्तराखंड का राज्य पक्षी। इसी हाई पॉइंट पर मैं इस वृत्तांत का समापन करता हूँ। हल्की बारिश के बीच 6 बजे के करीब हम द्वाली पहुँचे और रात वहीं गुजार कर अगले दिन कुछ इजरायली यात्रियों के साथ खाती लौट आए। आपको भी मैं ये ट्रैक एक बार करने के लिए ज़रूर कहूँगा। पूरे रास्ते में मुझे 7 से लेकर 70 वर्ष के लोग मिलते रहे, तो आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए तो ये कठिन नहीं ही साबित होने वाला। पर हिमालय में और अन्यत्र आप जब भी यात्रा करें तो जिम्मेदारी के साथ करें, सिविक सेंस से ना सही तो वायरल होने के डर से ही सही। आपसे मिलूंगा अगली बार। धन्यवाद।